है। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बंद करो यार, इसी ठंडा बहुत ज्यादा हो गया अब। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं जी? जी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चल रहा हूं कि जो हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, हर बैच में पढ़ने वाले बच्चों के पास ये बुक रहेगी। तो मुझे भी पढ़ाने में सुविधा रहेगी और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से। ठीक है ना? मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम भी है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम लोग परसेंटेज की पहली और दूसरी सीट खत्म कर चुके हैं और यही मेन परसेंटेज था। यानी कि इसमें वो कंसेप्ट थे मेरे प्यारे भाई जो आगे के चैप्टर्स में इस्तेमाल होंगे। अब परसेंटेज की तीसरी और आखिरी सीट है। ये कोई बहुत बड़ी सीट नहीं, छोटी सी सीट है। दो क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका 2 क्लास में जो है आपका परसेंटेज। किस सवाल लग गए क्या? काट दो। परसेंटेज की तीसरी और आखिरी सीट है और इस सीट में लगभग 30 सवाल ही हैं, केवल 30 सवाल। और मेरे दोस्तों, उसके बाद आपका परसेंटेज खत्म चैप्टर। ठीक है ना? इसमें 2 टाइप के सवाल हैं, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर वाले और एक इलेक्शन। इलेक्शन इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, इलेक्शन वाले सवाल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, फिर उसके बाद हम रेशियो अनुपात शुरू करेंगे। मैंने परसेंटेज बहुत धीरे पढ़ा है क्योंकि परसेंटेज में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत हैं। इसमें डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखा, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट सीखा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है? 1-2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें शुरू करेंगे मेरे प्यारे में हम टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा जमा बचत। ये जानते हो मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर आपने तो इसके सवाल करवा दिए, आपने तो इसके क्वेश्चन करवा दिए, है ना? फिर ये दोबारा से कहां से आएंगे? ये दूसरे टाइप के सवाल है मेरे प्यारे भाई। इसमें 2 वैरायटी बनती है। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों नॉर्मल वाला, नॉर्मल क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जिसमें रिमेनिंग शब्द आता है, रिमेनिंग। रिमेनिंग या शेष शब्द आता है, वो होता है सक्सेसिव वाला क्वेश्चन। रिमेनिंग या शेष वाले सवाल जो होते हैं, इसमें आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगता है मेरे दोस्तों। ठीक है? आय बराबर खर्चा प्लस बचत, हर कोई जानता है। देखिए, अगर कोई आदमी 100% कमाता है, जो भी आदमी कमाता है उसकी इनकम होती है 100%, उसकी इनकम होती है 100%। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर कोई आदमी 100% में से 73% खर्च कर रहा है, 100% में से एग्जाम्पल के लिए 73% खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी? बताइए। जो भी आदमी पैसा कमाता है वो उसकी इनकम होती है 100%। अगर 100% में से कोई आदमी 73% खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी है? 100 में से 73 घटाना पड़ेगा। 27% की आदमी बचत कर रहा है, 27। सिंपल सा सवाल। ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई कि एक आदमी के खर्चे और बचत का रेशियो 11:4 है। एक आदमी के एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 11:4 है। बताओ वो आदमी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत करता है? आदमी अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत करता है? जवाब दीजिए जल्दी से। ये सब पानी भी कर देना है। एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का रेशियो 11:4 है, तो आदमी अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहा है, ये पूछा। बताइए। एक आदमी के खर्चे और बचत का अनुपात 11:4 है। आदमी अपनी आय का कितना परसेंट सेव कर रहा है, इनकम का? आदमी, अगर आदमी 11 रुपए खर्च करता है, आदमी की बचत 4 रुपए, तो आदमी की इनकम कितनी? 11×4 = 15।
आदमी की इनकम कितनी, 11 4 15, 15 रुपए में से आदमी 11 खर्च कर रहा है, 4 बचत है, तो आदमी की इनकम कितनी है, 15। नीचे हमेशा टोटल होता है इनकम। 15 में से आदमी बचत कितनी कर रहा है, 4 रुपए की बचत कर रहा है। 15 रुपए अगर आदमी कमाता है तो उसमें 4 रुपए की बचत कर रहा है। परसेंटेज में कितना होता है ये, 26.66% स्टैंडर्ड है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 4/15 की परसेंटेज वैल्यू, तो आदमी अपनी इनकम का 26.66% बचत कर। सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, लगा दो केशव। ठीक है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये टाइप 1 है। दो ही टाइप के सवाल हैं मेरे दोस्तों इस सीट में, नॉर्मल वाले और एक रिमेनिंग वाले। चलो करो जी, क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, और इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बाकी सब कुछ आप जानते हो। सवाल नंबर 1 आपकी क्लास का क्वेश्चन है, सीपीओ 2023 में पूछा है। बताइए, एक आदमी, टाइप नंबर 1, अमोलिया अपनी मंथली इनकम का 68% बचाती है। अमोलिया अपनी मंथली इनकम का 68% बचाती है। अमोलिया का जो मंथली एक्सपेंडिचर है 25,720 है। तो आपसे पूछा है मंथली सेविंग कितनी है, मंथली बचत कितनी है, ये सवाल है आपके सामने। देखो, आदमी की इनकम कितनी होती है, 100%। 100% में से कितना, 68% सेव किया, तो खर्चा कितना किया है, 100% में से अगर अमोलिया 68% सेव करती है तो बाकी का खर्च करती है। 100 में से 68 घटाइए, यानी कि अमोलिया अपनी इनकम का 32% खर्च करती है। जबकि अमोलिया खर्च कितना करती है, 25,720 रुपए। तो 30% के लिए 25,720 रुपए, यही है। अगर आपसे इनकम पूछा जाता है, इस सवाल में बचत पूछे, अगर आपसे इनकम पूछा जाता है 32% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, बटे 32। अगर आपसे अमोलिया की इनकम पूछी जाती, इनकम, तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते, 100% का मान 100 से गुणा कर देते, ये अमोलिया की इनकम आ जाती। लेकिन आपसे इनकम नहीं पूछी, आपसे पूछे अमोलिया की बचत, 1% की वैल्यू है। अमोलिया बचत कितना करती है, 68%। अगर 1% की वैल्यू इतने रुपए है तो 68% बचत करती है। 68% की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 68, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 4 से 17 बार चला जाएगा और ये 8 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, एकम 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40, 3215 गुणा 17, यानी कि एंड में 5 आएगा। आंसर ये नहीं है। लगभग देखेंगे 17 तिया 51 होता है, यानी कि 51,000 से हल्का सा बढ़ाएगा, 51,000 और 3400, तो 54,000 के नजदीक आंसर आएगा। 54,655 रुपए अप्रोक्स, 54,655। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी टाइप बनता है मेरे दोस्तों। लेटेस्ट सवाल आया है, सवाल नंबर आप यहां पे देखेंगे 2, ये बनाइए जल्दी से। सवाल नंबर 2 बनाओ। एसएससी सीपीओ 2023 का ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। यह नॉर्मल वाला मेरे दोस्तों, टाइप 1 है, नॉर्मल वाला, जिसमें रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है आयुष एक अमाउंट का 25% बीमा पॉलिसी पे, आयुष एक अमाउंट का 25% बीमा पॉलिसी पे, 26% फूड पे, 23% बच्चों की एजुकेशन पे और 19% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। इतना इतना पैसा वो खर्च कर रहा है। बाकी 26,600 रुपए वो बैंक में जमा करता है, बाकी पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है। पूछा है सवाल में कि वह फूड
और एंटरटेनमेंट पे कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च करता है, फूड और एंटरटेनमेंट में मिलाकर कितना पैसा खर्च करता है, ये आपसे पूछ। एक आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उस पर कितना खर्च करता है 25%, फूड पे कितना खर्च करता है 26%, फिर बच्चे उसके पढ़ते भी हैं, एजुकेशन लेते हैं बच्चे, उस पर खर्च होता है जी इनकम का 23%, बाकी फिल्म विलम भी देखनी होती है एंटरटेनमेंट में 19%, शॉपिंग मॉल वगैरह भी जाते हैं, एंटरटेनमेंट पे 19% खर्च करता है। तो कुल मिलाकर उसने खर्च कितना किया, 25 प्लस 26 51, 51 प्लस 19 70, 70 और 23 93%, 93% खत्म कर दिया आदमी ने, पैसा खर्च कर दिया। 100% में से 93% खर्च, तो यानी कि बचा कितना, आदमी ने बचत कितनी करी, फिर 100% में से टोटल 93 खर्च कर दे तो बचा 7%, यानी कि आदमी ने केवल 7% की बचत करी और जो बचा पैसा, जो रिमेनिंग पैसा, वो बैंक में जमा कर दिया। 100% में से 93% खर्च कर दिया, बचा 7%, वो बैंक में जमा करा। बैंक में कितना पैसा जमा करा है, 26,600 रुपए। बोलो कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं। 7% के लिए 26,600 है, यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, तो 7 या 21, 5 जाएगा, 7 8 56, 1% की वैल्यू आएगी 3800 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में आपसे आयुष की इनकम पूछी जाती, आयुष की इनकम पूछी जाती इस सवाल में, तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते। 100% की वैल्यू कितना, 3,80,000। तो इस सवाल का आंसर 3,80,000 रुपए आ जाता, अगर आपसे यहां पर आयुष की इनकम पूछी जाती तो। लेकिन इस सवाल में आयुष की इनकम नहीं पूछी गई है, तो जो चीज पूछी गई है, इनकम निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। बोला है फूड और एंटरटेनमेंट में मिलाकर कितना खर्च किया, तो फूड पे 26%, एंटरटेनमेंट पे 19%। तो फूड और एंटरटेनमेंट इन दोनों पे मिलाकर कितना खर्च किया, 26 जमा 19, 45%। अगर 1% की वैल्यू 3800 है, तो 45% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई में 45 रुपए ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर 19 से कटेगा, उन 45 में 9 आता है, 9 से कटेगा। 19 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये 19 और 9 दोनों से कटता, ये आंसर 17100। टोटल इनकम मत निकालो, डायरेक्ट 45% की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप एक ही सवाल से ऐसे क्वेश्चन सीख गए, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत इस टाइप पर नहीं है। हम आगे चलेंगे मेरे दोस्त। अब यहां पे दूसरा और इंपॉर्टेंट टाइप आएगा, सेकंड और इंपॉर्टेंट टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई। ओके जी, चलिए। इस टाइप में रिमेनिंग शब्द आता है। रिमेनिंग, जब भी रिमेनिंग शब्द आएगा आप तुरंत समझ जाइएगा इस सक्सेव का सवाल है। जहां भी रिमेनिंग आएगा ध्यान से सुने, कैसे, पहले सवाल पढ़ो। रीता स्पेंड 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। रीता अपनी इनकम का 25% हाउस रेंट पे खर्च करती है। रीता अपनी इनकम का 25% हाउस रेंट पे खर्च करती है, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, और बचे हुए का 30%, बची इनकम का, टोटल इनकम का नहीं, यानी कि हाउस रेंट पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, उस बचे हुए पैसे को, बचे हुए पैसे का 30% खाने पे खर्च करती है, खाने पे। ठीक, बोला अगर वो 5,250 रुपए बचाती है तो उसकी मंथली इनकम क्या है। मंथली इनकम देखिए भाई, जैसे रीता की मंथली इनकम है, इनकम, रीता अपनी इनकम का 25% खर्च करती है हाउस रेंट पे, 25% उसने खर्च किया हाउस रेंट पे, एचआरए पे, एचआर पे। तो इनकम का 25% हाउस रेंट पे खर्च करने के बाद जो बचा है ना, इनकम में से 25% घर का किराया दे दिया, घर का किराया देने के बाद जो पैसा बचा, उस बचे पैसे का, से शब्द आ रहा है, उस बचे पैसे का, रिमेनिंग का 30% उसने खर्च किया खाने पर, खाने पर।
अब रिमेनिंग का 30% खाने पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में कितना बचा, उसके पॉकेट में 5,250 रुपए बचा। यानी कि रीता की जो है फाइनली बचत है, फाइनली सेविंग है रीता की, इतना पैसा बचा। तो पूछा इनकम कितनी है, तो आपको नहीं लग रहा कि सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है? पहले इनकम को 25% कम किया गया, फिर जो नई वैल्यू आई है उसको 30% और कम किया गया। क्लियर है? यानी कि इस सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी है, खर्च करने के बाद क्या बचता है, इनकम में खर्च करने के बाद फाइनली क्या बचता है, बचत। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। आप इसमें रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। दोनों रास्ते आपके पास है। रेशियो आसान पड़ता है इस तरीके के डाटा में। भाई 25% खर्च किया हाउस रेंट पे 1/4, फिर बचे हुए का 30% खर्च किया खाने पे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 मेरे प्यारे दोस्त। 1/4 खर्च किया किराए पर, 1/4 खर्च किया यानी कि 4 में से 1 खर्च किया, तो बचा कितना, 3। फिर रिमेनिंग का 30% खर्च किया, रिमेनिंग का 30% होता है 3/10 खर्च किया, 10 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना, 7। 10 में से 3 खर्च कर दिया, 7। सीधी सीधी गुणा, तो 4 2 शाम 40 और 3 7 21, क्या आ गया, ये डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर रीता की इनकम 40 है, अगर रीता की इनकम 40 है, 40 रुपए इस हिसाब से आप खर्च करोगे कि पहले आप 25% रेंट दो, फिर बची इनकम का 30% खाने पे खर्च करो। तो अगर रीता की इनकम 40 है, इस हिसाब से खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 21 बचेंगे। इनिशियल इनकम फाइनल सेविंग का रेशियो आएगा 21 की वैल्यू सवाल में 5,250 रुपए रीता फाइनली बचाती है, दी हुई है कितने गुना, 21 दूनी 42, 10 बचेगा, 21 पंजे 105, 250 गुना। तो रीता की इनकम भी 40 का 250 गुना होनी चाहिए बेटा, 40 का 250 गुना होगा 10,000, 25 चौका 100, 10,000 रुपीज रीता की इनकम है। और बी ऑप्शन सवाल का आंसर बच्चे। 10,000 रुपीज, 10K। तो जब भी ऐसे सवाल आए मेरे दोस्तों, आप समझिएगा सक्सेसिव है। ये चीज आपको नहीं बनानी है, मैंने आपको समझाने के लिए किया, केवल यही इस सवाल का सॉल्यूशन रहेगा, इतना सा। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। अब इस पे हम और थोड़े बड़े बड़े लंबी लैंग्वेज के सवाल करेंगे। जैसे सवाल नंबर देखेंगे 4, बनाओ बेटा इस सवाल का क्या आंसर, कौन करेगा। भवानी, भवानी ने अपनी इनकम का 15% बच्चों के एजुकेशन पे और 20% फूड पर खर्च किया। और शब्द लगा, रिमेनिंग शब्द नहीं लगा, और शब्द लगा है। और यार और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये पहली लाइन पढ़ो। भवानी जी ने अपनी इनकम का 15% एजुकेशन पे बच्चों की और 20% फूड पे खर्च किया। तो भवानी ने टोटल कितना पैसा खर्च कर दिया, 15% एजुकेशन पे और 20% फूड पे, तो 15 + 20 35%। भवानी ने 35% अमाउंट खर्च कर दिया जी, 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 20% फूड पे। फिर रिमेनिंग का, अब यहां पे शेष शब्द आ गया, यहां सक्सेसिव लग जाएगा। यानी कि 35% खर्च करने के बाद 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 20% फूड पे, टोटल 35% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, 35% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 40% स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। यानी कि मेरे दोस्तों 35% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 40% स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। यानी कि रिमेनिंग का कितना खर्च किया, यहां पे और शब्द आ रहा है ना, जुड़ जाएगा। रिमेनिंग का 40% और 30, रिमेनिंग का 70% खर्च किया। और इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बची। भवानी की मंथली इनकम क्या है, अब इजी हो गया। रिमेनिंग शब्द यहां लगा है, यहां है ना, यहां सक्सेसिव लग जाएगा बेटा। पहले भवानी ने अपनी इनकम का 35% खर्च किया, फिर रिमेनिंग का 40 + 30, रिमेनिंग का 70% खर्च किया है, 40% स्पोर्ट्स पे, 30% ट्रांसपोर्ट पे। 35% खर्च किया 7/20, है ना। 70% खर्च किया मेरे दोस्तों 7/10,
7/20 खर्च करने का मतलब है अगर 20 है इनकम तो 20 में से 7 खर्च किया बचा 13, तो रिमेनिंग का 7/10 किया, 10 में से 7 खर्च किया बचा 3। तो आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है ना, आपको फाइनल सेविंग दी हुई है मेरे दोस्तों 10,257 रुपए, 102,570 रुपीज ये आपको दी हुई है। और आपसे क्या पूछे, भवानी की मंथली इनकम पूछी है, फाइनल वैल्यू दी, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है, 13 से चला जाएगा, 13 7 91 बचेगा 11, 13 8 104, 11 13 117, 3 से चला जाएगा है भाई, 26 263 बार गया, तो ये भी 200 की वैल्यू भी 263 गुना होगी, ये 26 दूनी 52, 3 दूनी 6, 52,600, 52,600 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। भवानी की जो मंथली इनकम है 52600 रुपीज है, अच्छी भैया खासी सैलरी है उसकी, काश मेरी भी सैलरी इतनी होती। चलो आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन, सीट साल 2023 प्री का, बताइए। ये क्वेश्चन किस बुक का है प्लीज नाम बता दीजिए, बहुत दिन से पूछ रही हूं। आशीष, ये क्वेश्चन बुक का, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम का है, शायद सीजीएल या सीटसल के किसी पेपर का है, आता ही समझ में क्या भाई। और अगर आपको बुक लेनी है तो इस बुक में आपको ये सवाल मिलेंगे, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, नाम सुन लीजिए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। इस बुक में 3000 क्वेश्चन है, इस बुक में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, आगे पीछे रहेंगे सवाल, वो कि प्रीवियस ईयर की ही बुक है ये। करो, एक आदमी अपनी इनकम का 30% किराए पर खर्च करता है, फिर रिमेनिंग शब्द आ गया, रिमेनिंग का 15% फूड पे खर्च करता है, अब बची हुई राशि फिर से रिमेनिंग शब्द आ गया, रिमेनिंग का 35% बाकी खर्चों के लिए उपयोग करता है, उसके पास 1,62,435 रुपए बचे, तो मंथली इनकम कितनी है, कर लोगे। 30% spent on rent, 15% of remaining amount on food, 35% of amount now left was used for all other expense। ठीक है भैया, तो मेरे दोस्तों 30% खर्च किया रेंट पे, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 3/10 खर्च किया, 10 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना 7, 10 में से 7, फिर रिमेनिंग का 15% खर्च किया, 15% की फ्रैक्शन 3/20, 3/20, 20 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना 20 से 17, रिमेनिंग का 35% खर्च किया, 35% की फ्रैक्शन 7/20, 20 में से 7 खर्च किया तो बचा कितना 20 से 13। ठीक है बच्चे, अब मेरे दोस्तों ये रेशियो आ गया, किसका आ गया, इनकम का, ये इनकम और सेविंग का रेशियो आ गया, नीचे होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू, यानी कि अगर आदमी की इनकम इतनी है तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद उसके पास इतना पैसा बचेगा, कुछ कट तो ना रही है, कुछ कट तो रहा नहीं यहां पे, तो 7 × 17 × 13 की वैल्यू ही 1,62,435 है। ठीक बेटा, 17 × 13 कितना आ जाएगा 221, 221 सत्ते तो 1400 और 1547, 1547/4000 आ गया ये, 1547/4000,
यानी कि अगर आदमी की इनकम 4000 है, 4000, तो उसके पास फाइनली 1547 बचा। 1547 की वैल्यू दी है 162435 रुपीज। कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1547 बचेगा कितना? 53 और 24 बचेगा। 53 और 24 हो जाएगा जी आपका 79, 77, 24 है ना, तो 77। और मेरे प्यारे भाई फिर यहां पे 3 तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे। 7735, 7735 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 15 पंजे 75, 5 बार चला जाएगा, यानी कि पूरा 105 बार भाग होगा। इनकम पूछिए 4000, 4000 की वैल्यू भी 105 गुना होगी। 105 चौका 420, 420 के आगे लगेंगी 3 जीरो, यानी कि ये आ गया 4,20,000 रुपए मंथली इनकम है। 4,20,000 रुपए। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर लेंगे मेरे प्यारे भाई हम आपके सामने यहां पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है। राजन स्पेंट 10% ऑफ इट्स सैलरी ऑन रेंट। राजन अपनी सैलरी का 10% रेंट पे खर्च करता है। ही स्पेंट 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट। वह रिमेनिंग सैलरी का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। बची सैलरी का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। आगे, आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ बैलेंस सैलरी ऑन फूड। 40% ऑफ बैलेंस, बैलेंस मतलब रिमेनिंग। फिर बची हुई सैलरी का 40% वो फूड पे खर्च करता है। फूड पे खर्च करता है। फर्दर ही स्पेंट 80% ऑफ बैलेंस ऑन दी वेरियल बिल्स। अब बचे हुए का 80% वो छोटे मोटे बिलों पर खर्च करता है। खर्च कर लिया खूब। ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज इन बैंक। अब वो 5,000 रुपए बैंक खाते में, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। एंड केप्ट द रिमेनिंग 1480 फॉर हिज ओन पेटी एक्सपेंडिचर। 5,000 रुपए वो बैंक खाते में जमा कर देता है और 1,480 रुपए अपने खुद के छोटे मोटे खर्चे के लिए रख लेता है। 1,480 रुपए। तो आपसे पूछा है बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है, फाइंड हिज मंथली सैलरी। दिस इज माई क्वेश्चन। तो खर्च करता जा रहा है, 4 बार में खर्च किया। पहले 10% किराए पे खर्च किया, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10, 1/10 खर्च किया। 10 में से 1 खर्च किया मेरे दोस्तों, तो बचा कितना? 9। फिर रिमेनिंग का 20% खर्च किया, रिमेनिंग का 20% खर्च किया 1/5, 1/5 खर्च किया तो बचा कितना? 5 से 4। फिर रिमेनिंग का 40% खर्च किया, 40% की फ्रैक्शन लो 2/5, 2/5 खर्च किया तो बचा कितना? 5 से 3 इंटू। फिर रिमेनिंग का 80% खर्च किया, 80% खर्च किया 4/5, यानी 5 में से 4 खर्च किया तो बचा कितना? 5 से 1। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। काट लो अगर कट रहा है तो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ऊपर आ गया 9 दूनी 18, 3 54 और नीचे आ गया 5 की पावर 4। 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, ये आ गया। यानी कि अगर आदमी की इनकम 625 है तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद, इन 4 चीजों पे खर्च करने के बाद उसके पास 54 यूनिट बचा, 54 यूनिट बचा। आप कहोगे सर जब वो इन चारों चीजों पे पैसा खर्च कर चुका है उसके बाद उसके पास बचा कितना है मेरे प्यारे? यहां बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। पहले रेंट दिया, फिर ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, फिर फूड पे खर्च किया, फिर बचे हुए का बिल चुकाए। बिल चुकाने के बाद, ये ध्यान सुनिएगा वाली लाइन, बिल चुकाने के बाद 5,000 रुपए तो उसने बैंक में डाले और बाकी 1,480 रुपए अपने पर्स में रख लिए छोटे मोटे खर्चे के लिए। तो 5,000 रुपए तो उसने बैंक में डाले पर 1,480 रुपए उसने अपने पर्स में रख लिए। यानी कि इन चारों पे खर्चा करने के बाद उसके पास 6,480 बचा होगा टोटल। 5,000 बैंक अकाउंट में प्लस 1,480 अपने पर्स में रख लिए छोटे मोटे खर्च के लिए। तो इन चारों पे बिल चुकाने के बाद उसके पॉकेट में टोटल
6480 बचा होगा, जिसमें से 5,000 डाला बैंक में और 1480 डाला अपने पर्स में। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे के लिए। देखिए 54 की वैल्यू 5,000 प्लस 1480, 6480 होनी चाहिए 54 यूनिट की वैल्यू। बात समझ में आई? तो 54 की वैल्यू ये कितने गुना, तो 54 एकम 54 10 बच जाएगा, 54 दूनी 108, 120 गुना 120 टाइम्स 625 की वैल्यू भी 120 गुना होगी। तो 600 का 120 गुना 72,000, 25 का मेरे दोस्तों 25 का 120 गुना 3,000, तो 72 और 3 75,000 आ जाएगा। 75,000 इस सवाल का। 625 का 120 टाइम्स 75,000 रुपीज, दिस इज द आंसर। मुझे लगता है आप ऐसे सवाल अब आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट लेंगे सवाल। सवाल नंबर 7 है, बताएं। अब यहां पे हल्का सा चेंज करते हैं, हल्का सा चेंज। ये बताओ मेरे दोस्त, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये जो सवाल है इस सीजीएल 2022 के मीन्स में है, ये भी रिमेनिंग वाला सवाल है, ये भी रिमेनिंग वाला सवाल है। ये शेष लिखा है मेरे दोस्तों, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। जरा इस सवाल को आप मुझे करके बताओ और फिर ये बताना कि ये सवाल पिछले सवालों से कैसे अलग है। सर हम अपने गांव से पढ़ते हैं, मेरी मम्मी बोल रही है अब सो जाओ, अब आप ही कुछ बोल दीजिए। धीरज कुमार, मम्मी को आप सो जाओ, मेरे ये रात भर जाग के पढ़ने की उम्र है। तो कुछ साल बाद भी, कुछ दिन बाद भी लिया जाएगा अच्छे से, अभी जवानी निपटी थोड़ा ना है, अभी पढ़ लेते हैं। मैं एज ए टीचर हूं और मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मैं ठीक ठाक कमाता भी हूं। उसके बावजूद भी, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी मैं आज भी 24 घंटे में से 15-16 घंटे काम करता हूं। 12 घंटे तो मैं अपने स्टूडियो में रहता हूँ और बाकी 2-3 घंटे घर पे जाके भी मैं शीट वगैरह है ना, यूट्यूब पे क्या हुआ है, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट हो रहा है, ये सब देखता हूँ। आप तो फिर भी स्टूडेंट हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं मैं। चलिए सवाल को सॉल्व करो, मुझे बताओ कि ये पिछले सवालों से किस प्रकार से अलग है। ओ, बहुत हो गया कमेंट में, पहले आप सवाल करो, अब तब बताना मुझे।
23,440। गांव में लाइट बहुत कम आती है। देखिए, राजू 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। राजू अपनी इनकम का 10% ट्रांसपोर्ट पे, 20% फूड पे खर्च करता है। 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम क्लोथिंग, रिमेनिंग का 30% क्लोथिंग पे, बाकी इनकम वो बचा लेता है। अब उसकी बचत जो है 26,460 है। तो फूड और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च होगा? देखिए, जब भी हम, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, रिमेनिंग आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर सक्सेसिव का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर आप रेशो से करेंगे, रेशो की परेशानी क्या है कि वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो दे देता है, बीच की सारी कैलकुलेशन गायब कर देता है। लेकिन यहां पे तो पूछा ही बीच के बारे में कि बताओ भोजन पे और कपड़ों पे मिलाकर कितना खर्च हुआ। हो सकता है आगे पूछे भोजन कपड़ों पे जो खर्च हुआ उसका डिफरेंस बताओ, उल्टा सीधा कुछ ही पूछ सकता है। तो अगर आपसे बीच की इंफॉर्मेशन भी पूछ जाए, बीच की इंफॉर्मेशन, तो आप ऐसे सवाल को 100 मान के नहीं करिए, तो सॉरी रेशियो मान के मत करिए, ऐसे सवालों को आप 100 मान के करिए। अगर आपसे बीच की कोई जानकारी पूछी जाए, खर्चा हो रहा है आपका कपड़ों पे, खाने पे, ट्रांसपोर्ट पे, बीच की इंफॉर्मेशन पूछी है, तो रेशियो से ना करके, क्योंकि रेशियो में परेशानी ये है कि इनिशियल फाइनल का रेशियो आया, बीच में क्या खर्चा हुआ पता ही नहीं है मेरे दोस्तों किस किस पे। तो आप ऐसे सवाल को 100 मान के करिए, है ना, आसान रहेगा। ये तो फिर भी इजी डाटा का है, मुश्किल डाटा का भी आएगा तो भी आसान रहेगा। मान लीजिए कि माना राजू की इनकम 100 है, माना राजू की जो इनकम है वो 100 है, राजू की जो आय है वो 100 है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। साल में क्या है, राजू 10% खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, 20% खर्च करता है फूड पे। यानी कि राजू की इनकम 100 है, तो 100 का 10% 10 होता है। 10 उसने खर्च किया मेरे दोस्तों ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे, और 100 का 20% उसने खर्च किया फूड पे। 100 का 20% 20 होता है, 20 उसने खर्च किया फूड पे। 100 में से 20 खर्च किया फूड पे, तो कितना खर्च हो गया बताओ बच्चा? 100 में से 10 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 20 फूड पे, 100 में से 30 खर्च हो गया, बचा 70। 100 में से 30 खर्च हो गया, बचा 70, 70 बचा। 100 में से खर्च होने के बाद 100 में से 30 खर्च हो गया, 10 ट्रांसपोर्ट पे, 20 फूड पे, 70 बचा। अब रिमेनिंग का आगे पढ़ी ना सवाल, बोला है 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, रिमेनिंग का 30% कपड़ों पे खर्च करता है। 100 में से 30 खर्च करने के बाद 70 बचा। अब 70 का रिमेनिंग का 30%, 70 का 30% कितना होता है? 70 का 30% होता है 21। 21 खर्च किया मेरे दोस्तों उसने कपड़ों पे, कपड़ों पे। 70 में से 21 खर्च किया तो फाइनली कितना बचा? 49। और रिमेनिंग इनकम है 70, रिमेनिंग का 30% खर्चों पे खर्च, कपड़ों पे खर्च किया। 70 का 30% 21, 21 कपड़ों पे खर्च किया, 70 में से 21 कपड़ों पे खर्च किया, बचा 49। तो फाइनली उसके पास 49 बचा। और उसकी बचत है कितनी? उसकी बचत फाइनली पॉकेट में है 26,460, 26,460 रुपीज। ये 49 यूनिट की वैल्यू है, 49 यूनिट की वैल्यू। पूछा है फूड और कपड़ों पे मिलाकर कितना खर्च हुआ, तो फूड और कपड़ों पे मिलाकर जो खर्च हुआ है वो 20 + 21 41 यूनिट खर्च हुआ है। फूड पर खर्च हुआ 20 यूनिट, कपड़ों पर खर्च हुआ 21 यूनिट। तो फूड जमा कपड़ों पर मिलाकर 41 यूनिट खर्च हुआ, 20 जमा 21 41। आपसे 41 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछेगी, 41 यूनिट की वैल्यू। बस ये सवाल होगा, सॉल्व। ठीक है, आप यहां से इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, भाग भी दे सकते हैं कि 49 पंजे 49 पंजे 245, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 19 बच जाएगा। 49 चौका 196, 540 बार जा रहा है तो ये भी 540 बार जाएगा। तो एंड में आएगा जीरो के बाद 4 एकम 4, जीरो के बाद 4 आएगा, ये आंसर नहीं है। 540 में 9 आता है, 9 से कटने वाला, ये नंबर 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, ये आंसर है 22,140 रुपए, 22,140 रुपए बेटा। 2211 अगर इस तरीके का सवाल आता है, इसमें बीच की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो आप ऐसे सवाल को रेशियो से ना करके 100 मान के करें।
100 मान, ठीक है। आसान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इजी डाटा का सवाल आएगा, ये हमेशा मुश्किल डाटा का नहीं आएगा, इजीली होने वाला। सवाल नंबर हम यहां पे लेंगे अपना अगला 8, ही बताएंगे। सवाल है सीजीएल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ, फटाफट बनाएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई का पेमेंट किया जो उसकी मंथली इनकम का 22% था। सवाल पढ़ते हैं। जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई भरी जो उसकी मंथली इनकम का 22% थी। उसके बाद बची सैलरी में से ग्रोसरी का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। बचे में से ग्रोसरी का सामान खरीदा, कपड़ों की खरीदारी की 7:5 के अनुपात में, ठीक है। कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए, कपड़ों पर खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसकी सैलरी 16% बढ़ी तो फरवरी में उसका वेतन कितना है। फरवरी में सैलरी कितनी है ये आपसे पूछा। तो बेटा फरवरी में सैलरी तभी आएगी, पहले जनवरी की निकालोगे। साल में कहा गया कि फरवरी 2022 में उसकी सैलरी 16% बढ़ गई। 16% बढ़ गई यानी कि अगर पहले 100% थी तो 100% से 16% बढ़ के 116% हो गई। 116 में 29 आता है, 29 चौका 116, तो आंसर 29 से कटने वाला आएगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 29 से डिवाइड होता है। ये कोई मेरे प्यारे भाई तकसीब के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस बी इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए कि आपको सवाल में दिया क्या, आपको सवाल में दिया है कि कपड़ों पर जो खर्च हुआ है 18,200 रुपए, तो मुझे कपड़ों पर खर्च निकालना है कि कपड़ों पर कितना खर्च हुआ। क्या करेंगे मेरे दोस्त, 100 मान के कर लेते हैं कि भाई यस, जो भी आप मानना चाहो कि जैसे एक आदमी की इनकम ये है, एक आदमी की जनवरी 2022 में इनकम है। अब इनकम में से 22% खर्च किया उसने, इनकम का 22% खर्च किया, ईएमआई पेमेंट करी। जनवरी 2022 में कीर्ति ने एक ईएमआई भरी जो उसकी इनकम का सैलरी का 22% थी। 100% की सैलरी में से 22% ईएमआई भर दी तो बचा कितना, 78%, है ना। इनकम का 78% कीर्ति के पास बचा। इस बचे पैसे में से उसने क्या किया, जो बचा पैसा है वो ग्रोसरी का सामान लेके आई है और कपड़ों लेके आई है। ग्रोसरी का सामान लेकर आइए, कपड़े खरीदे के लेकर आइए, 7:5 के रेशियो में। कपड़े, ग्रोसरी का सामान और कपड़े लेकर आइए 7:5 के रेशियो में। तो 100% में से 22% की ईएमआई दे दी, बचा 78%। अब इस बचे में से ग्रोसरी किराने का सामान खरीदा, कपड़े पर खर्च किया 7:5 के अनुपात में। तो आप मुझे बताओ ये बची हुई इनकम है, रिमेनिंग इनकम है बची हुई, इस बचे हुए में से कपड़ों पर कितना खर्च किया, कपड़ों पर कितना खर्च किया, 5 यूनिट, 5 यूनिट खर्च किया कपड़ों पर। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है मेरे दोस्तों, 7:5 12, टोटल है 12। रेशियो में ब्रेक करना आपको आता है, रेशियो में अनुपात में तोड़ना। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, टोटल। ऊपर जो भी आपको निकालना है वो लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, वो निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई संख्या है, जैसे सपोज दो लोगों का रेशियो है 5:3, है ना। तो मुझे ए का मान निकालना है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो टोटल का, टोटल यानी कि ए प्लस बी का, ए का मान निकालना है तो 5/8 होगा। बी का मान निकालना है तो बी की जो वैल्यू होगी वो टोटल का, बी की कितनी है, 3/8 होगा। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ऊपर जो निकालना है वो लिखते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 100% में से 22% कीर्ति ने खर्च किया, बचा 78%, 78%। अब इस बची हुई इनकम में से ग्रोसरी का सामान लाई और कपड़े 7:5 के रेशियो में, तो कपड़ों पर खर्च कितना हुआ रिमेनिंग इनकम में से, टोटल 7:5 12 है, 12 में से 5 पार्ट, टोटल बची इनकम का 5/12 कपड़ों पर खर्च हुए। कपड़ों पर खर्च की राशि है, और कपड़ों पर खर्च कितना किया गया है, कपड़ों पर खर्च किया गया 18,200 रुपए। दिस शुड बी इक्वल 18,200, इक्वल होना चाहिए। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 78% की वैल्यू कितनी आएगी, 78/100, 5 से तो 100 20 बार जाता ही है, 6 से जाएगा 13 बार, 6 से जाएगा 12 2 बार, 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 14 बार, 1400
और 20 दूनी 40, 40 की 1400 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 56,000, तो इनकम आ गई 56,000, इनकम 56,000 आ गई। तो जनवरी 2022 में कीर्ति की इनकम 56,000 है। 20 दूनी 40 गुणा 1400, 56,000। तो कीर्ति की इनकम 56,000 है। अब पूछा है ये जनवरी में इनकम आई है, तो सारी कैलकुलेशन जनवरी के महीने की हुई है। अपन से तो फरवरी के बारे में पूछा है, फरवरी के बारे में। तो फरवरी 2022 में क्या हुआ, कीर्ति की इनकम 16% बढ़ गई। अगर 56,000 है तो 16% बढ़ाओगे तो फरवरी में इनकम कितनी हो जाएगी, 116%। तो 16% का आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में एक जीरो आएगा, जीरो के बाद 6 चिंग 36, 6 जीरो के बाद 6 आएगा, यानी कि ये आंसर, डी ऑप्शन। 64960। आज सीसल की थर्ड शिफ्ट में सर्कल से 2 क्वेश्चन। अच्छा जी, वेरी वेरी नाइस, गुड क्वालिटी सवाल है ये। आगे चल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये बनाएंगे। इससे बेहतरीन सवाल नहीं लगा मुझे कोई इस वैरायटी पर। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आया है, सवाल प्री में आया है, लेकिन इस सवाल का लेवल मेंस या उससे भी ऊपर है। इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। सीजीएल 2023 प्री का सवाल बनाए। 18,200 का क्या कर रहे, अरे भैया कपड़े पे खर्च निकाला कि कपड़े पे खर्च कितना हुआ, कपड़े पे खर्च निकाला, कपड़े पे खर्च 18,200 इक्वल कर दिया, बात खत्म। सवाल में क्या दिया, कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 खर्च किए। मान लिया कीर्ति की इनकम आई है, कीर्ति एक ईएमआई भरती है जो उसकी इनकम का 22% है। 100% इनकम में से 22% कीर्ति ने ईएमआई दे दिया, तो बचा कितना, इनकम का 78% बचा। अब बची हुई इनकम में से सवाल पढ़ते रहो, सवाल पढ़ते रहो, बची हुई इनकम है ना, इनकम में से 22% खर्च करने के बाद ये बचा, बची हुई इनकम उसने खर्च की है कपड़ों पर, ग्रोसरी के सामान पर और कपड़ों पर, कितने रेशो में, 7:5 के रेशो में। तो कपड़ों पर कितना खर्च किया होगा, कपड़ों पर ये बची हुई इनकम टोटल है, कितना खर्च किया होगा, 5 बटे, नीचे हमेशा टोटल लिखते 5/12, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा, रेशियो का। तो कपड़ों पर खर्च अमाउंट मैंने निकाला और इक्वल कर दिया, 18,200 के बाद सॉल्व हो गई। ठीक है ना, ये चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, भयंकर लेवल का सवाल है, बनाइए। वेरी वेरी लेंदी, वेरी वेरी कैलकुलेटिव प्री का सवाल। जब ये सवाल पेपर में आया होगा
तो 100 बच्चे अगर पेपर देने बैठे हैं तो 100 में से 2 या 3 ही कर पाए होंगे, बाकी के बस की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट। कोई टीचर भी इस सवाल को अपने बैच में नहीं करवाता, कोई बहुत मेहनत चाहिए हमें समझाने के लिए भी और बालक को समझने के लिए भी। तगड़ा सवाल है, धीरे धीरे करके करेंगे। एक परिवार की इनकम एक महीने में 35,000 रुपए। एक परिवार की जो इनकम है एक महीने में 35,000 रुपीज। सवाल पढ़ते हैं। द फैमिली स्पेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर। फैमिली जो है इस पैसे को अलग अलग खर्चों पे खर्च करती है, जैसे कि फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे और रेंट पे। ठीक है बच्चे, फैमिली की इनकम 35,000 रुपए है, उसको खर्च करते काफी सारी चीजों पे। फूड पे, खाने पे खर्च करती है, हेल्थ पे खर्च करती है, इलाज भी चलता है भैया, एजुकेशन पे खर्च करती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट, एजुकेशन पे खर्च करती है, एंटरटेनमेंट फिल्म भी देखने जाते हैं, और रेंट, रेंट भी देते हैं, बेचारों का किराए का घर है। इन सब चीजों पे खर्च। आफ्टर इनकरिंग आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर 8% इज सेव्ड एवरी मंथ। ये सब खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती। हर महीने 8% की बचत होती, इतना खर्च करने के बाद। आगे सवाल पढ़ेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट फूड। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो फूड से 50% ज्यादा है। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है फूड से 50% ज्यादा है। वाइल फूड इज 3 times ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। फूड पे जो मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर है, फूड पे जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर का, एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन का आधा है। और रेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो कंबाइंड एक्सपेंडिचर का, फूड, हेल्थ और एजुकेशन के कंबाइंड एक्सपेंडिचर का 1/3 है। तो आपसे पूछा है एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होता है। भाई एक एक लाइन को बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा, मुझे इन सब चीजों को कनेक्ट करना है। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल कतई मुश्किल नहीं, बस सवाल लेंदी है मेरे दोस्तों, सवाल बस लेंदी है। समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। पहले आप इन सब का रेशियो निकाल लो, रेशियो। लाइन पढ़िए। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज, ये लाइन पढ़ो, बस यहां से पढ़ना है आपको। कृपया सॉल्यूशन के चक्कर में ना पढ़ें, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है जब सब कुछ सवाल में है। हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो फूड से 50% ज्यादा है। हेल्थ का एक्सपेंडिचर फूड से 50% ज्यादा है। हेल्थ का बेस है फूड, और फूड पे जो खर्चा है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। फूड पे खर्चा एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। हेल्थ का बेस क्या है? हेल्थ का बेस फूड है, फूड का बेस एंटरटेनमेंट है। तो सेकंड लाइन पे लिखेंगे कि फूड पे जो खर्चा है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। फूड पे खर्चा एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। अगर फिल्म देखने पे 1 रुपए खर्चा हो रहा है तो फूड पे 3 रुपए खर्चा हो रहा है। रेशियो है, रेशियो है बच्चे। अगर एंटरटेनमेंट पे 1 रुपए खर्च हो रहा है तो खाने पे 3 गुना, भोजन जो है वो मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। क्या आ गया? अब पहली लाइन पे आओ कि हेल्थ पे जो खर्चा है, स्वास्थ्य पे खर्चा भोजन से 50% ज्यादा है, हेल्थ पे जो खर्चा है वो फूड से 50% ज्यादा है। अब 3 को 50% बढ़ाऊंगा तो डेसिमल में चला जाएगा, क्योंकि 50% होता है आधा। अगर यहां 2 होता तो इजीली बढ़ जाता। तो अगर ये 1:3 है तो यहां 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा। कैलकुलेशन कब करने के लिए? अगर सपोज एंटरटेनमेंट पे 2 रुपए खर्च हो रहा है तो फूड पे 3 गुना 6 रुपए खर्च हो रहा है। बात क्लियर है? अगर एंटरटेनमेंट पे 2 रुपए खर्च हो रहा है तो फूड पे 3 गुना 6 रुपए खर्च हो रहा है। यहां मैंने 2 ले आया गुणा करके, रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों किया? अगर फूड पे 6 रुपए खर्च हो रहा है तो हेल्थ पे 6 से 50% ज्यादा है। 6 का 50% यानी कि 6 का आधा 3 होता है, तो 6 से 3 ज्यादा 9। हेल्थ पे 9 खर्च हो रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन कम रही, डेसिमल में नहीं गया। हेल्थ पे 9 खर्च हो रहा है। आगे सवाल में आगे बोला है हेल्थ पर होने वाला खर्च एजुकेशन पर होने वाले खर्च का आधा है।
हेल्थ पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो एजुकेशन पे खर्च होने वाले पैसे का आधा है। हेल्थ पर खर्चा एजुकेशन का आधा है, यानी कि एजुकेशन पे जो खर्चा है वो हेल्थ से डबल है। उल्टा सोचो, अगर हेल्थ पे खर्च एजुकेशन से आधा है तो एजुकेशन पे खर्च हेल्थ से डबल है। अगर हेल्थ पे 9 रुपए खर्च हो रहा है तो एजुकेशन पे डबल खर्च हो रहा है 18। डबल खर्च हो रहा है 18 बच्चे। 18 का आधा 9। आगे सवाल में बोला है कि किराए पर जो खर्च है, जो रेंट पे खर्च है, वो फूड, हेल्थ और एजुकेशन पर कंबाइंड खर्चे का 1/3 है। रेंट पे जो खर्च है, सवाल पढ़ो कृपया, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सॉल्यूशन देख भी मत लेना। रेंट पे जो खर्च है वो फूड, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च होने वाले का 1/3 है। इसका 1/3 है। बताओ फूड पे कितना खर्च हो रहा है 6, हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है 9, 6 9 15, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है 18, 6 9 15, 15 जमा 18 33। 33 का 1/3, 33 का 1/3 कितना होता है 11। रेंट पे कितना पैसा खर्च हो रहा है 11। आ गया। रेंट पे जो खर्च है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 1/3 है। कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, फूड हेल्थ एजुकेशन पे कंबाइंड खर्च कितना है? फूड 6 9 15 प्लस 18 33, 33 का 1/3 11 है। क्लियर है? या आपसे पूछा एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ, एजुकेशन पर खर्च आपसे पूछा है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ये खर्चा आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन सारी आप एक लाइन भूल गए, आप यहां पर एक चीज भूल गए, सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती। इस सारा खर्च इस अनुपात में किया गया, लेकिन इस अनुपात में खर्च करने के बाद भी 8% की बचत होती। यानी कि अगर टोटल इनकम 100% है, अगर फैमिली की टोटल इनकम 100% है, 100% में से फैमिली 8% बचाती है। सब कुछ खर्च करने के बाद 100% में से फैमिली 8% बचाती है। यानी कि फैमिली ने बाकी खर्च कितना किया है फिर? 92% फैमिली ने खर्च किया 92%। यानी कि टोटल मिलाकर 92% बनना चाहिए, टोटल मिलाकर 92%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100% में से फैमिली 8% बचाती है, तो बाकी का 92% ही खर्च करती है, 92%। और फैमिली ने खर्च किया कितना है आप ऐड कर लो, 6 9 15 जमा 18 33, 2 35 जमा 11 46। फैमिली ने खर्च किया है 46, 46 खर्च किया है, रेशियो के हिसाब से 46 खर्च किया है। 46 फैमिली ने खर्च कितना किया है, सब कुछ जोड़ लीजिए, 6 9 15 18 33, 2 35 जमा 11 46। अगर फैमिली 100% इनकम कमाती है, क्योंकि इनकम कमा कितनी है, 35,000 रुपए फैमिली की सैलरी है, तो 100% में से सब खर्च करने के बाद 8% बचता है, यानी कि फैमिली ने सारा मिला के 92% खर्च किया। टोटल खर्चा रेशियो में 46, 46 की वैल्यू 92% है, दुगुना यानी कि डबल। तो एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया है? एजुकेशन पे खर्च किया गया 18, तो 18 की वैल्यू डबल होनी चाहिए, 18 की वैल्यू भी डबल होनी चाहिए, 36%। यानी कि एजुकेशन पे टोटल इनकम का 36% खर्च किया। एजुकेशन पे टोटल इनकम का 36% खर्च किया एजुकेशन पे। भाई टोटल इनकम है कितनी? टोटल इनकम फैमिली की एक महीने की 35,000 है, तो 35,000 रुपए में से एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है? 36% खर्च हो रहा है, 36%। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 36 तिया 108, 10,800 और 1,080, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका कुछ गड़बड़ है, 12,600 हुई हो रहा है ना, 105 और 35 छिक्का 210, हाँ जी बिल्कुल 12,600 रुपये आ रहा, सॉरी 12,600 रुपये, 12,600 रुपये है ना, 10,800 और 1,800, 12,600 रुपये एजुकेशन पे खर्च हुआ है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, 1 नंबर सवाल। काफी लेंदी है, बच्चे इस सवाल को पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे, करना तो बहुत दूर की बात है।
और जो मेरे दोस्तों पेपर में ऐसा सवाल भी करके आ रहा है वो लड़का तो हीरा है, हीरा। ऐसे लड़के को अलग से ढूंढ के नौकरी मिलनी चाहिए। है ना? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको दिमाग लगा के करना है, एक तरीके के नहीं होते, इस तरह के बहुत सारी मिसलेनियस लैंग्वेज पे सवाल बनते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, सवाल नंबर 10 ही बता। नेक्स्ट और इस टाइप का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। ये जो सवाल है सेम टू सेम क्वेश्चन सीपीओ 2019 में और इसके बाद ये सीजीएल 2022 मेंस में आया है और सिलेक्शन पोस्ट आईसीआर सभी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ जी, प्रीवियस ईयर सवाल है, लेंदी सवाल है, करो। मैं आपको टाइम देता हूं करने का, पूरे आधा घंटा बनाइए। आधा घंटा ही लगेगा आपको इस सवाल को करने में। सवालों में टाइम लगेगा पर बन जाएंगे। बताइए जी। 1 घंटा दो कम से कम। सीपीयू का सवाल है भाई, करना पड़ेगा। और एक शिफ्ट में नहीं आया, कई शिफ्टों में। डाटा अलग अलग था, कई शिफ्टों में आया है। देखो आपसे तो हुआ नहीं होगा, अंत में जो है हार के मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस टाइप का आखिरी सवाल, कल मैं आपको इलेक्शन पढ़ाऊंगा। देखिए, एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 है, बहुत बढ़िया मंथली सैलरी। वह इसका 3 मेरे दोस्तों चीजों पे खर्च करता है, वह इसका 3 मदों पर खर्च करता है। पहला है हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस ई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी की मंथली इनकम 50 आ रहा है, वो उसको 3 चीजों पे खर्च करता है। पहला हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस ई, दूसरा टैक्स टी, टैक्स भी देता है, और फिलंथ्रॉफी, फिलंथ्रॉफी मतलब समाज सेवा का काम, थोड़ा दान वगैरह कर देता है। पी, इन चीजों पे खर्च करता है। एंड रेस्ट वर इज सेविंग, और बाकी पैसा वो बचा लेता है, बाकी जो उसकी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी है, वो पैसा कमाता है, इनकम, और पैसा कमाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पैसा कमाता है वो तीन चीजों पे खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, ई है उसका, हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस, इस वाले खर्चे को ई नाम दिया है। जो भी टैक्स हम देते हैं उसको टी नाम दिया है, और जो भी हम समाज सेवा का काम करते हैं उसको पी नाम दिया है। ठीक है बच्चे, ये नाम देने का है, बाकी बचत करता है। आगे बोला गया है ई वॉज 50% ऑफ इनकम, ई इनकम का 50%, टी वॉज 20% ऑफ ई, टी ई का 20% है, पी वॉज 15% ऑफ टी, पी पी का 15%। देखो भैया, मैंने मान ले कि माना आदमी की इनकम 100 रुपए, माना आदमी की इनकम, ऐसे सवालों को 100 मान के करोगे, डाटा आसान है। माना आदमी की इनकम 100 रुपए, 100 रुपए में से ई जो है इनकम का 50% है, ई जो है वो इनकम का 50% है, 100 का 50%, 50 आ गया 50। टी जो है वो ई का 20% है, टी ई का 20% है, ई का मान है 50, 50 का 20% कितना होता है 10%, से 2 जीरो चला जाएगा 10। आगे बोला है पी वॉज 15% ऑफ टी, पी टी का 15% है, टी का मान है 10, तो पी जो है टी का 15% है, 10 का 15% 1.5 आ जाएगा, 1.5। बाकी बचत है, तो बचत कितनी है? बस 100 में से खर्च कितना कर दिया, 100 में से 50 खर्च कर दिया, 50 50, 10 और 1.5, 11.5 हो गया। तो मेरे दोस्तों 50 में से 11.5 घटा देंगे 38.5, 38.5 उसकी बचत है। माइनस करा मैंने, कुछ नहीं किया। 100 में से खर्चा माइनस कर दो, 100 में से खर्चा कितना हुआ टोटल, 50 10 60 और 1 60, 1.5 माइनस कर दिया, 38.5 बचत है। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की लाइन पढ़िए। जब उसकी सैलरी में 40% की वृद्धि हुई, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ी, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा। जब उसकी सैलरी 40% रेज हुई, 40% बढ़ी, अब बताओ उसकी सैलरी है 100, अगर उसकी सैलरी 40% बढ़ जाएगी, सैलरी कितनी हो जाएगी? अगर 100 को 40% बढ़ाओगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भी? 140, सैलरी 140 हो जाएगी। तो जब उसकी सैलरी 40% बढ़ गई, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा। यानी कि मेरे दोस्तों, पहले ई कितना था? ई इनकम का 50% था, पहले ई जो खर्चा था वो इनकम का 50% था, आज भी उतना ही परसेंट है, कोई बदलाव नहीं किया। ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन रखा, यानी कि पहले ई इनकम का 50% था, आज भी ई इनकम का 50% ही है, नो चेंज। यानी कि अगर इनकम 140 है तो 140 का 50% यानी कि आधा, 140 का 50% आधा, 70 रुपए खर्च होता है ई। ये बात सही है? 140 का 50% आधा, 70 खर्च होता है ई पे। बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई, लेकिन टी जो है ई का 30% हो गया। अब ई का मान 70 है, टी जो है वो ई का 30% हो गया, 70 का 30% कितना आ गया? 21, टी का मान 21। एंड पी बिकम 20% ऑफ टी, पी जो है वो टी का 20% हो गया, टी का मान है 21, पी जो है वो टी का 20% हो गया। 21 का 20% कितना होता है? 21 दूनी 42, 4.2, 21 दूनी 42, 4.2। आप बोलोगे हाँ सर 4.2। बाकी वो बचत करेगा, बाकी क्या करेगा? बचत। तो बताओ कितनी बचत करेगा मेरे प्यारे भाई? 140 में से ये तीनों खर्चे घटाओ, 140 में से 70 घटाओ, 70 बचेगा, 70 में से 21 और 4.2, 70 में से 25.2 घटाओ, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? बोले 70 में से 25 घटाओ 45, यानी कि 44.8, 44.8 बचेगा, 4 9 4 2 44.8। अगर इनकम 140 है, 140 में से मैं तीनों खर्चा घटा दूंगा, 70 21 और 4.2 घटा दूंगा, तो बचत कितनी बचेगी? 44.8। पूछा है उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने परसेंट कम या ज्यादा है। नई बचत जो न्यू सेविंग है वो पिछली बचत से, पुरानी बचत से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो बचत
38.5 से 44.8 होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि बचत बढ़ गई। तो बचत इंक्रीज हुई है, यानी कि लेस वाले आंसर तो है नहीं, बचत बढ़ी है। कितना बढ़ी? अगर बचत 38.5 से 44.8 होगी तो बढ़ी कितनी? घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 6.3 बचत बढ़ी, 6.3। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा इस सवाल की, ये दोनों ऑप्शन, एक 10% से कम है, एक 10% से ज्यादा है, तो भैया 10% निकालो आसानी से। अगर पहले बचत 38.5 थी तो 38.5 का 10% भी निकालूं, 38.5 का 10% तो 3.85 होता है, यानी कि, और बचत बढ़ी कितनी है? 6.3, यानी कि बचत 10% से ज्यादा बढ़ी है, तो ये आंसर नहीं आएगा। 10% से ज्यादा बचत बढ़ी है तो आंसर आएगा इस सवाल का डी ऑप्शन, ये आंसर आ। एक राज की बात यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि जितना मैं यूट्यूब पर अपडेट क्वेश्चन करवा देता हूं उतना कोई अपने बैच में नहीं करवाता है, क्या ये बात राइट है महाराज? डायरेक्ट टुडे लाइव स्ट्रीम यूट्यूब से, राज साहू जी समझे नहीं। अगर कोई पेपर 2 दिन पहले भी हुआ है तो उसके सवाल टाइप करवा के मैं अपनी शीट में डाल देता हूं, इससे ज्यादा अपडेट क्या होगा? का पेपर आसान आए, मुश्किल आए, कठिन आए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। देखो मेरे दोस्तों, कितना प्यारा सवाल है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा। देखो, हमने शुरुआत तो बहुत आसान क्वेश्चन से की, बिल्कुल झंडू सवाल से, और मैं आपको पहाड़ पे लेके मैक्सिमम लेवल तक लेके गया। आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है, इसके आगे के समाचार कल प्रसारित होंगे, कृपया बने रहें मेरे दोस्त। ओके, प्रीवियस सर की बुक जरूर ले लीजिए आप, ये सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इस बुक में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, ठीक है ना? अगर आप इनको भी मन से कर लेते हो तो काफी है मेरे दोस्तों। मॉक टेस्ट लगाइए, इसके अलावा मॉक टेस्ट आप, द पंडित्स ग्रुप है, द पंडित्स वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट से जाके मॉक टेस्ट लगाइए। हमारे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत अच्छे मॉक टेस्ट बना रहे हैं इस समय, पूरे इंटरनेट पर सबसे अच्छे मॉक टेस्ट उनके हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको सॉल्व करने तो द पंडित्स ग्रुप की वेबसाइट से करिए बच्चों, काफी अच्छे मॉक टेस्ट हैं उनके, मैं आपको बता भी रहा हूं। और बुक से, तो बुक से पीवाईक्यू करने तो आपको इस बुक से करने, सीजल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना? सीजल के पिछले 5-6 साल के सारे सवाल एक साथ आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।